बोला जाएगा। ये जो मॉन्टेग्यू है ना, इसकी बात करते हैं तो ये जो था भारत, इंग्लैंड में भारत का सचिव था। कौन था? भारत का सचिव था। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। और चेम्सफोर्ड जो था वो भारत में वायसराय था। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा जैसे मैंने वहां पर बताया था। ठीक है, मार्लिमेंटो सुधार जैसे मैंने बताया था ना, वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पर खास बात है कि ये जो मॉन्टेग्यू है ना, ये भारत का सचिव था इंग्लैंड में। और जो ये वायसराय, ये जो चेम्सफोर्ड है ना, ये भारत में वायसराय था। दोनों बातें याद रखिएगा कि ये जो मॉन्टेग्यू था, एक बार पीसीएस में वाला क्वेश्चन आ चुका था। एक बार एक क्वेश्चन पीसीएस में आया था, बहुत सारे छात्रों ने गलत कर दिया क्योंकि वे समझ ही नहीं पाए कि कैसे क्वेश्चन को टेकल आउट करना है, मतलब कैसे क्या बातें कह रहा है, बस जल्दबाजी में करके चले आए थे। तो भारत का जो सचिव रहा वो कौन रहा? मॉन्टेग्यू रहा। और चेम्सफोर्ड जो रहा वो भारत में वायसराय। ठीक है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जाना गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है। कौन सी बात की जाती है? तो द्विसदनी की बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या किया जाता है? द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी जाती है। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का गठन, तो लोकसभा के गठन की बात करते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का गठन और राज्यसभा के गठन की बात करते हैं तो वो किया जाता है। कब इसका गठन किया जाता है? जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, या इस एक्ट में क्या किया जाता है? द्विसदनीय व्यवस्था कर दी जाती है। और द्विसदनीय का मतलब क्या हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाती है। और प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को भी अलग अलग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को भी अलग कर दिया जाता है। ये बातें ध्यान रखिएगा कि भैया कहा गया प्रांत के अलग विषय होंगे, वे अपने हिसाब से कानून बनाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग विषय होंगे, वे अपने हिसाब से कानून बनाए। मतलब कह सकते हैं सबको अलग अलग कह सकते हैं कि काम दे दिया गया। जैसे आज है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है संसद के माध्यम से, और राज्य गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है विधानमंडल के माध्यम से अपने अपने राज्य के लिए। ठीक है, और पूरे देश के लिए तो आप जानते हैं संसद बनाती है। उसी तरह से बाद में इस समय कर दिया गया भैया कि एक तरह से अगर आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग काम कर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट का या प्रांतों का काम अलग कर दिया गया। इनके अलग अलग विषय कर दिए गए। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और खास बात याद रखिएगा, सॉरी, यहाँ पर एक और खास बात याद रखिएगा दोस्तों। पहली बार, यहाँ पर पहली बार क्या किया जाता है कि पहली बार बजट को भी अलग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? पहली बार बजट को भी अलग कर दिया जाता है दोस्तों। किसको अलग कर दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार बजट को भी अलग कर दिया जाता है दोस्तों। अब बजट को भी अलग कर दिया जाता है। और किसके बजट की बात कर रहा हूं मैं? तो प्रांत की बात करते हैं, तो प्रांतीय बजट की बात करते हैं, प्रांतीय बजट की बात करते हैं और केंद्रीय बजट की बात करते हैं। तो प्रांतीय और केंद्रीय बजट की शुरुआत कर दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रांत के अलग बजट बनने लगे और केंद्र के अलग बजट बनने लगे। तो जैसे आज है ना, आज अगर आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बजट आता है जो पूरे देश के लिए आता है, और स्टेट गवर्नमेंट का अलग बजट आता है। जैसे उत्तर प्रदेश का बजट अलग प्रस्तुत होता है, मध्य प्रदेश का अलग, राजस्थान का अलग। अपने अपने राज्य के अपने अपने मुख्यमंत्री क्या करते हैं? अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह से 1919 में भी यही बातें लागू की जाती है। प्रांतों के बजट अलग कर दिए जाते हैं और सेंट्रल या केंद्र के बजट अलग कर दिए जाते हैं। यहां पर एक और सुधार किया जाता है, द्वैध शासन व्यवस्था, जो प्रांतीय विषयों में दोहरी शासन की योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या किया जाता है? विषयों को हस्ताक्षरित कर दिया जाता है। वही बातें है ना, ये जो बातें मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर यार, कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को अलग कर दिया जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो अगर आप देखें तो जो केंद्रीय विषय रहे होते हैं, केंद्र के जो विषय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विषय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय जो होते हैं, संचार, विदेश मामले, रक्षा, ठीक है, इसे हस्तांतरित सूची में शामिल कर दिया जाता है। और किसकी देखरेख में कर दिया जाता है या किसके नियंत्रण में कर दिया जाता है? वायसराय। कहा गया कि ये वायसराय के नियंत्रण में रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आरक्षित सूची की बात करते हैं। ठीक है,
हाँ, पहले हस्ताक्षरित सूची वायसराय के नियंत्रण में थी, अब क्या कर दिया जाता है, हाँ अब क्या कर दिया जाता है दोस्तों कि वायसराय के ही अंडर में क्या कर दिया जाता है, संचार। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या किया जाता है, बदलाव मत याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा कि आरक्षित सूची में क्या कर दिया जाता है, संचार विदेश और विदेश मामले और रक्षा मामलों में वायसराय के अधीन में कर दिया जाता है, यानी कि वायसराय के कंट्रोल में कर दिया जाता है, ठीक है। और हस्ताक्षरित की बात करते हैं, हस्ताक्षरित सूची में यानी कि प्रांतों के लिए क्या कर दिया जाता है, एक प्रांत के सारे विषय होंगे, ध्यान रखिएगा, प्रांत के एक केंद्र के विषय हैं, बस इतना याद रखिएगा। प्रांत के विषय की बात करते हैं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा या स्थानीय सरकार की देखरेख करना, तो प्रांतों की बात करते हैं तो इसमें एक कर दिया जाता है। अच्छा, अगर आप कुछ नहीं याद रख सकते हैं ना, यहाँ पर एक खास बात याद रखिएगा कि इस अधिनियम के बाद, इस अधिनियम ने क्या किया, पहली बार भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, जो आज का यूपीएससी की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जब 1919 सॉरी हाँ 1919 जब मार्लिमेंटो सुधार आता है, सॉरी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात कर चेम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं 1919 में, तब क्या किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। दोस्तों ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसे लागू कब किया गया था, 1919 में तो यह अधिनियम आया, लेकिन इसे लागू किया गया 1921 में, ठीक है। तो इसके नियमों को लागू कब किया गया, तो 1921 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड या भारत सरकार अधिनियम 1919 को लागू कब किया गया, तो 19 से 21 में लागू किया गया, 1921 में इसे लागू किया गया। चलिए कहीं जाइएगा नहीं, बस बैठे रहिए, चीजों को देखते चलिए और समझते चलिए, हाँ, क्योंकि आप लोगों को मन करता है बड़ा ज्यादा भागने का, ये गलत बातें हैं, भागे मत, चीजों को समझते चलिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा ना, इसके बाद आपको क्वालिटी वालिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाइए आराम से एग्जाम दीजिए, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब जो विषय में टच करूंगा ना, समय रहते, ये मत सोचिए कि आपके एग्जाम के पहले, बाद में खत्म करूंगा, एग्जाम के पहले सारी चीजें खत्म कर दूंगा, भले ही एक दिन में 2-3 वीडियो मैराथन के माध्यम से। कुल मिलाकर मेरा उद्देश्य ये है, या मेरा काम ये है कि जिस विषय को मैं पढ़ाऊं अच्छे से पढ़ा दूं, ताकि आपके दोबारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, और बार बार आपको उस विषय को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा अधिनियम होता है, कहीं ना कहीं ये जब तक ये अधिनियम तब तक रहता है जब तक कि हमारे देश में नया कानून नहीं बन जाता है। आपके एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये बताइए, जब भारत देश का संविधान बन रहा था तब कौन सा अधिनियम भारत में काम कर रहा था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 काम कर रहा था। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा, जब तक कि हमारा नया संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता तब तक कौन सा अधिनियम काम कर रहा था भारत में, तो 1935 अधिनियम काम कर रहा था, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लागू होता है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारा संविधान लागू होता है। उससे पहले कौन सा अधिनियम काम करता रहता है, 1935, ठीक है, समझिएगा इसको। ब्रिटिश भारत द्वारा शुरुआत किया गया सबसे लंबा और आखिरी संवैधानिक उपाय था, ये आखिरी संवैधानिक उपाय था, और यह कई गोलमेज सम्मेलनों और साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट का कहीं ना कहीं परिणाम था। दोस्तों इस समय यानी इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, 11 प्रांतों में अगर आप देखें तो क्या कर दिया जाता है, द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दिया जाता है। तो 11 प्रांतों में यदि आप देखें तो द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दिया जाता है, और द्विसदनीय का मतलब हो जाता है कि भैया अब प्रांत है, प्रांत का मतलब हो जाता है राज्य, जो कि मैंने बताया ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही बातें हो जाएंगी कि विधानसभा और विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। किसकी बात की जा रही है, विधानसभा की बात करेंगे और विधान परिषद की बात करेंगे ना। तो विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं मेरे साथियों, विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं तो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दिया जाता है, लागू कर दी जाती है। दोस्तों कौन कौन से 6 प्रांत होते हैं, एक तो बंगाल, बंबई, मद्रास, असम, बिहार और संयुक्त प्रांत। ये जो संयुक्त प्रांत है ना, आज का उत्तर प्रदेश है, आज का यूपी और कल का संयुक्त प्रांत,
ये जो मद्रास है ना, आज का चेन्नई कह सकते हैं, यानी तमिलनाडु, ठीक है, आज का तमिलनाडु या चेन्नई की बात करते हैं तो उस समय का मद्रास था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के अनुसार क्या किया जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या कर दिया जाता है, राज्य सरकार के बीच में क्या कर दिया जाता है भैया, एक मिनट यार, राज्य सरकार के बीच में क्या कर दिया जाता है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है कि भैया अब आप दोनों के काम अलग अलग होंगे, आपके पावर्स अलग अलग होंगे, आप अपने अपने विषय में काम करेंगे। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, यहाँ पर देखिए कैसे किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। जैसे कि बात करते हैं, एक तो संघ सूची बनाया जाता है। कौन सी सूची बनाया जाता है दोस्तों? तो संघ सूची बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरी सूची कौन सी होती है? राज्य सूची की बात करते हैं, तो राज्य सूची की बात करते हैं। और तीसरी कौन सी सूची बनती है? तो समवर्ती सूची बनती है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी सूची बनती है? तो समवर्ती सूची बनती है। इस अधिनियम 1935 के अधिनियम में कहा जाता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कुल मिलाकर, यानी संघ सरकार क्या करेगी, संघ सूची में जितने भी विषय हैं उससे संबंधित वो कानून बनाएगी। और प्रांतों में क्या है, राज्य सूची होंगी। तो राज्य सूची में क्या होगा, प्रांत क्या करेंगे, अपना एक तरह से राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय आएंगे उस पर कानून बनाएंगे। अब बात आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कहा गया भैया जरूरत के अनुसार संघ सरकार, मतलब कह सकते हैं कि केंद्र सरकार भी अपना नियम बनाएगी और राज्य सरकार या प्रांतों की बात करते हैं तो ये भी अपना नियम बनाएंगे। दोस्तों एक बातें ध्यान रखिएगा, ऐसा कब किया जाता है? जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बातें लिखी भी गई हैं, ऐसा नहीं है मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। ये देखो, इस अधिनियम के अनुसार शक्तियों को संघीय सूची में बांट दिया जाता है, प्रांतीय सूची में समवर्ती सूची में विभाजित कर दिया जाता है, और यहीं से द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में स्वायत्तता की शुरुआत कर दी जाती है। कहा जाता है कि अब प्रांत वगैरह जो है बिल्कुल थोड़ा से अच्छे से जिए जैसे आज है, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें बदल दी जाती है। अच्छा, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो 1937 में इसी अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, 1937 में इसी अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ये बहुत खास बातें हैं। ये जो बर्मा होता है ना, बर्मा जिसे म्यांमार आज कहते हैं, इसी अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। जो उस समय का बर्मा, आज का म्यांमार, आज का जो म्यांमार है इसे भारत से अलग कर दिया जाता है। ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इसे भारत में मिला लिए थे, तो भारत से क्या कर दिया जाता है, भारत से अलग कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक तरह से अगर आप देखें तो इसी अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है, आज का जो म्यांमार है, कल का बर्मा था, उसे भारत से अलग कर दिया जाता है, यानी कि पृथक कर दिया जाता है। एक और खास बात करते हैं, जो भारत की आज की आरबीआई है ना दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1935 अधिनियम में ही की गई थी। और आरबीआई एक्ट कौन सा आया था, आरबीआई एक्ट आया था 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 आया, तब आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई अपना काम करना शुरू कब की गई, सॉरी कब इसने अपना काम शुरू किया, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, मुझे लगता है डेट ठीक है, 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है एक्ट, तो आप क्या बताएंगे, आरबीआई एक्ट 1934। अगर आपसे पूछा जाता है डेट सहित, आप हमें बता दीजिए कब इसकी स्थापना हुई, तो 1 अप्रैल 1935, ठीक है। तो ये बातें भूलिएगा नहीं दोस्तों, नहीं आप लोग जल्दी भूल जाते हैं, ये भूलने की बीमारी खत्म कर लीजिए, ठीक है। चीजों को समझिए, थोड़ा समय दीजिए ना। आप लोग क्या करते हैं, बस यूं ही आज ही सर समझा दीजिए सारी चीजें, हाँ आज के बाद मुझे कोई वीडियो ना देखना पड़े, ये गलत बातें हैं ना। थोड़ा सा समय दीजिए, आपका एग्जाम का टाइम अभी काफी लंबा है, ठीक है। ये मत सोचिए कि कल ही एग्जाम है, 2 महीना ऐसे नहीं बीत जाता है, 2.5 महीने ऐसे नहीं बीत जाते हैं, ठीक है। एक एक दिन बीतना काफी समय लग जाता है, बस हाँ जो तैयारी करता रहता है अच्छे से, उसका समय जल्दी बीत जाता है, उसे नहीं पता चल पाता जो सिलेबस खत्म करता है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन की, बात कर लेते हैं 1942 की बात करते हैं। दरअसल क्या हुआ 1942 में, सर स्टेफोर्ड किसी क्रिप्स के नेतृत्व में, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्रिप्स मिशन आया था, कब आया था, 1942 में आया था। तो इसका लीडर कौन था, तो इसका लीडर था दोस्तों, इसका लीडर था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था। इससे भारत में नेतृत्व में किस क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में, और क्रिप्स मिशन द्वारा कुछ प्रस्ताव
भी दिया जाता है। आइए समझ लेते हैं। देखिए ये क्या कहता है अपने प्रस्ताव में, क्रिप्स मिशन क्या कहता है अपने प्रस्ताव में कि देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब जब हम दूसरा विश्व युद्ध जीत लेंगे ना, तो भारत को डोमिनियन स्टेटस का हम दर्जा दे देंगे। ऐसा कौन कह रहा? क्रिप्स मिशन कह रहा। क्रिप्स मिशन क्या कहता है भैया देखो, अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत लेते हैं ना, आप हमारी सहायता और सलाह भी कीजिए। भारत से कह रहा है कि देखो अगर हम जीत जाते हैं ना, तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारत में एक निर्वाचित निकाय की स्थापना हम कर देंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की भी हम कहीं ना कहीं स्थापना कर देंगे, जिसे क्या कहा गया? निर्वाचित निकाय कहा गया, यानी कि इलेक्शन के लिए एक बॉडी का भी हम स्थापना कर देंगे, ऐसा ही कह रहा। यहां तक कि अगर देखा जाए, यहां तक कि भारतीय राज्य भी संविधान निर्माता में भाग लेंगे। मतलब ये कहा, इसने कहा कि देखो जो भारत के लोग हैं, वे जो भारत के राज्य के लोग हैं, वे क्या करेंगे? भारत के संविधान के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब इसको मूर्ख को ये लग रहा है कि भारत के संविधान को बनाने में हमें भी न्योता दिया जाएगा, हमें भी इन्विटेशन दिया जाएगा। याद करिए नेहरू जी ने क्या किया था कि जब 1935 में ही 1938 में, आगे चलकर 1938 में नेहरू जी ने कहा कि देखो हमें आप संविधान सभा बनाने की अनुमति दीजिए, और साथ ही साथ इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हम किसी विदेशी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को नहीं लेंगे। भारत का संविधान बनेगा और भारतीय लोग ही उसमें होंगे और कोई नहीं होगा। ठीक है, 1938 में, जिसको आगे मैं बताऊंगा जब भारत के संवैधानिक विकास को और अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, ये बातें मैं वहां याद दिलाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी पढ़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, भारत के लगभग सभी दल और वर्गों ने क्या किया? क्रिप्स मिशन द्वारा दिए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिए। भारत के जितने भी पार्टी थी, जैसे कि बात करते हैं कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने बोला भैया देखो ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये सब फालतू की बातें हैं। तुम जितनी भी बातें कर रहे हो ये हमसे हजम ही नहीं हो रहा। गांधी जी ने भी यहाँ पर अपनी टिप्पणी कर दिया था। ठीक है, गांधी जी ने भी अपनी बातें यहाँ रख दिया था कि हम तुम्हारी बात को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, और सभी दलों ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। बेटा तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, हम तुम्हारी बात को सुनेंगे ही नहीं, तुम ना अपनी बात रखो। क्योंकि भैया हमारी उस समय मांग चल रही थी कि हमें संविधान सभा बनाने का मौका दीजिए, ताकि हम आगे चलकर संविधान बनाएं, ताकि जब तुम लोग चले जाओगे तो हमारा देश संविधान के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमें पता ही हो चुका था कि ब्रिटिशर्स अब जाएंगे ही। ठीक है, इनको भी सालों को पता था कि हम जाएंगे ही, लेकिन ये चाह रहे थे कि भारत का जब संविधान बने तो उसमें हम भी अपना इंटरफेयर कर दें, ताकि क्या हो कि भारत का संविधान पूरा डिस्टर्ब बन जाए, यानी कि बेकार बन जाए, और जिससे फिर भारतीय लोग कहीं ना कहीं आगे चलकर परेशान रहे। ठीक है, इनकी मनसा कभी अच्छी नहीं रही, ये मत सोचिए। जो भी चीजें करते थे ना, ये अपने लिए करते थे। वो चीज जब ये चले गए, तो अब जैसे संसद भवन इन्होंने बनाया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई संसद भवन, रेलवे, ये सब इन लोगों ने हमें दिया है। बिल्कुल, इन लोगों ने हमें दिया नहीं, ये लोग अपने यूज के लिए बनाए थे। यहाँ पर संसद भवन की बात करते हैं, रेलवे की विकास की बात करते हैं, और बहुत सारे विकास की बात करते हैं। इन लोगों ने जो भी कुछ किया अपने फायदे के लिए किया। अब सोचिए कि जब ये लोग यहाँ से जाने लगे, तो अगर इनके बस में होता तो इस संसद को भी उठा कर लेकर चले जाते, लेकिन इनके बस में था नहीं। समझ रहे हैं नहीं? इनके बस में संसद उठाना था नहीं, और जिसके वजह से क्या हुआ, संसद को इन्हें छोड़ना पड़ा। अब रेलवे का विकास हो चुका है, रेलवे चल रही है भैया, तो अब इनको थोड़े ना, अगर लेकर चले भी जाएंगे एक आध दो ट्रेन, तब भी क्या दिक्कत है? जो भी लेकर चले जाएंगे, हम तो जाने गए हैं, पटरी वटरी कैसे बिछेगी सब कुछ तो हमें पता ही हो गया था। तो ये मत सोचिए कि ब्रिटिशर्स के आने से बहुत कुछ फायदा हुआ। ठीक है, नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये लोग ना भी आते तब भी हम अपना विकास कर लेते। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कैसे सर कर लेते? जैसे ये सोचिए कि हम घूमने तो जाते ना, जैसे वास्को डी गामा तो आकर बता ही दिया था कि भैया यूरोप है, और वैसे भी बहुत सारे देशों के साथ हमारा व्यापार बहुत दिनों से चल रहा था। हम दूसरे देश में घूमते, और घूमने के बाद हमें पता चलता कि अच्छा यहाँ पर इस तरह की चीजें चल रही है, इस तरह की चीजें चल रही है, और हम नकल में नंबर 1 है। आप तो जानते ही हैं, नंबर 1 है हम नकल में। नकल करके आ जाते हैं यहाँ, सब कुछ बनाना शुरू कर देते। आज भी तो है, अगर कोई नहीं बनाता है, सोचो बुलेट ट्रेन किसी ने बना के थोड़ी ना दिया है। हमने वहां से क्या नाम है, जापान वगैरह से संधि किया, और उन लोगों ने हमें दिया, एक तरह से बनाने का मौका दिया, या हमारे साथ बनवाया, या कुछ भी जो भी चीजें हैं शुरुआत किया, और उनको भी तो हम फायदा दे ही रहे ना।
तो ये मत सोचिए कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये अपने लिए, ये हमारे लिए कुछ करके गए थे, ये कुछ नहीं, ये सब इनका अपना काम था, ये अपने लिए करके जा रहे थे। लेकिन अब करें ही क्या। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स के आने से बहुत कुछ फायदा हुआ, फायदा होता कुछ नहीं, और नुकसान ज्यादा हुआ है भैया। वही है, लेने एक का नहीं, देने का दो का। चलिए बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 की बात करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 की बात करते हैं। इस समय क्या किया जाता है, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव होता है। भारतीय राज्य और ब्रिटिश प्रांत मिलकर भारत संघ बनाएंगे। इसमें कहा जाता है कि जो भारतीय राज्य है और जो ब्रिटिश प्रांत है वे क्या करेंगे, भारत संघ बनाएंगे, मतलब एक कह सकते हैं यूनियन बनाएंगे। 389 सदस्यों की एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। यहां से थोड़ा सा हमारे जान में जान आता है कि अच्छा भैया, अब हमारे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से संविधान सभा की बात आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात आ जाती है कि 389 मेंबर होंगे जो संविधान सभा में बैठेंगे और संविधान को बनाएंगे। और प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 सदस्य अंतरिम सरकार बनाएंगे। तो जो कह सकते हैं इंटरिम सरकार बनेगी। ठीक है, जिसे इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है या कह सकते हैं अंतरिम सरकार कहा जाता है। तो 14 प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 सदस्य मिलकर क्या करेंगे, अंतरिम सरकार बनाएंगे। क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो है जाने वाले हैं। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स जाने वाले हैं तो ये कह रहे हैं कि भैया देखो, अब तुम अपना ठीक ठाक कर लो, अब इमीडिएट तो हम नई सरकार तुरंत बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, अंतरिम सरकार बना लेंगे जो कुछ समय के लिए काम करेगी, बाद में हम एक स्थायी सरकार बना लेंगे आगे चलकर। ठीक है, जिसके बारे में हम भविष्य में बात करेंगे जब पढ़ाऊंगा। और एक प्रतिनिधित्व संस्था का भी गठन किया जाए जो संविधान सभा नाम दिया जाए, तो बिल्कुल संविधान सभा नाम दिया जाता है। संविधान बनने तक संविधान सभा डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करते रहेगी, मतलब दो काम करते रहेगी। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और संविधान बनने तक भारत का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब तक भारत का संविधान अच्छे से नहीं बन जाता है, तब तक 1935 वाला जो अधिनियम रहेगा वो लागू रहेगा, अच्छे तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। आगे चलकर क्या होता है, सारी बातें हो जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात की जाती है, माउंटबेटन योजना आती है भैया, लाया जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ये लास्ट होगा अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करते हैं, अभी आता है। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो जाता है। यानी कि अब भारत दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक तरफ पाकिस्तान धर्म के आधार पर, एक तरफ भारत पहले से है। अब यहां पर चीजें बदल जाती हैं, भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बन जाते हैं। कहीं ना कहीं चीजें बदल जाती हैं। अब सारा सिस्टम यहां से बदलना शुरू होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब चीजें बदलेंगी। अब भारत का एक नया भारत बनेगा, एक नया भारत का निर्माण होगा। आगे चलकर क्या किया जाता है कि भारत में बहुत सारे, देखिए ये भारत और पाकिस्तान बन तो भले गए भैया, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। दरअसल क्या था कि गांधी जी, वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांधी जी भारत पाकिस्तान को बंटवारे में मुख्य भूमिका निभाए थे। नहीं, गांधी जी ने कोई बात कही नहीं थी भैया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए। गांधी जी ने तो ये कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया ना, मेरे लाशों से गुजरना पड़ेगा। गांधी जी ने कह दिया था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए भारत में, लेकिन भारत और पाकिस्तान को अलग ना किया जाए। लेकिन हमारे जो दो नेता होते हैं जो बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बन गए तो कहीं ना कहीं चीजें, फिर भारत की स्थिति अलग होगी। आज का भारत कल का भारत कुछ अलग हो जाए, हो सकता है। वैसे भी जिन्ना ये मानने को तैयार भी नहीं था कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो ये कह रहा था भैया देखो, हमको पाकिस्तान बनाने का मौका दीजिए, हमें पाकिस्तान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। उसकी सिंपल सी बात ये थी भैया, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे बच्चा बोल देता है एक बार ना कि मुझे चाहिए तो यही कपड़ा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, फालतू बातें कुछ नहीं होनी चाहिए। तो दरअसल क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं, इसकी कहानी को समझिएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन साहब रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो थे ना, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कहीं ना कहीं उनके बारे में कहा जाता है कि वे अच्छे व्यक्ति थे, वे समझदार थे और वे जानते थे कि चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए और कैसे जो समस्याएं हैं आपस में, जो डिस्प्यूट है उसको कैसे कम किया जाए। कोई पहले तो ना तो
ना तो नेहरू जी मानने के लिए तैयार थे, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल मानने के तैयार थे, ना ही गांधी जी मानने के तैयार थे कि भारत को दो भागों में बांटा जाए। बात आती है कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब की। लॉर्ड माउंटबेटन साहब जब जिन्ना से मिलते हैं तो जिन्ना कहता है कि नहीं भाई, पाकिस्तान अलग चाहिए, भारत से पाकिस्तान को अलग होना है, यानी हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, इसके नीचे कोई बात ही नहीं होगी। अब क्या होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब कहते हैं कि जिन्ना तो अपनी बात से पीछे नहीं हो रहा है, कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अब हमें क्या करना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिलते हैं और उनसे बताते हैं कि भाई देखो, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं, मान जाओ यही बेहतर है। तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब क्या करते हैं, समझा बुझा लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी को और अन्य लोग जो भी होते हैं। ठीक है, इन सभी लोगों को समझाने के बाद क्या होता है, सभी लोग मान जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई नहीं, भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया ही जाए, अब कोई बात नहीं, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तो अब बात आती है गांधी जी की। कहा जाता है गांधी जी कौन बनाएगा, क्योंकि गांधी जी इसके समर्थन में नहीं थे। गांधी जी ने कहा कि भैया देखो, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो ही नहीं सकता, मतलब भारत दो भागों में बटेगा ही नहीं, अगर भारत बटा तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा सबको। समस्या तो यहाँ आ गई, गांधी जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर आगे चलकर क्या होता है कि गांधी जी को बनाया जाता है, लेकिन गांधी जी कहते हैं देखो मेरी कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो भारत में रहना चाहता है, जो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे वो जिसे भारत में रहना अच्छा लगता है, जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहे, जिसे पाकिस्तान में अच्छा लगता है वो पाकिस्तान में रहे, बस यही वो आधार होता है। फिर भारत और पाकिस्तान बढ़ जाता है, आगे चलकर बहुत सारे दंगे होते हैं, फिर उसकी कहानी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री तब बताऊंगा कि हाँ क्या हुआ था वाकई में। ठीक है, अभी मैं क्वालिटी पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लूंगा, नहीं तो मैं आपको और भी कहानियां बताता इन सब चीज़ों की पूरी। अब संविधान सभा को पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं, प्रांत और राज्यों में दोनों सरकारें स्थापित कर दी जाती हैं, और कह सकते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। भैया ये बातें ध्यान रखिएगा। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत में कैसे संवैधानिक, मतलब कह सकते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना एकदम वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से चीजें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ आप चीज़ों को देखते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते चलिए। अगर आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया तो मैं आपको इतना बेहतर सपोर्ट कर दूंगा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, इतना अच्छे तरीके से तैयार करा कर दे दूंगा कि आप खुद में खुद जब बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे। इस बार मैं ये मान के चलूंगा कि मुझे एग्जाम देना, चाहे वो एसएससी जीडी हो, आरओ आरओ हो, हर एग्जाम जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा ना, मैं ये समझ के चलूंगा कि मुझे एग्जाम देना है। ठीक है, उस हिसाब से मैं पूरी तैयारी करके आऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं ना, दिक्कत ये है ना भाई, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचिए पीडीएफ क्रिएट करना, फिर उसके बारे में चीजों का अध्ययन करना, फिर पढ़ाना, फिर अपलोड करना, बहुत सारी चीजें होती है। वैसे हमारे सहायता और सलाह के लिए कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो खुद से बातें होती है ना वो किसी और में नहीं होती है। समझ नहीं, जो खुद की मेहनत होती है, जो खुद से सारी चीजें करते हैं, वो किसी और में नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी सोच और उनकी सोच में डिफरेंस है। वे अलग सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग है, हमारे सोचने का जो दायरा है वो अलग है। हम अलग वे में देखते हैं चीजों को, हाँ कैसे क्या चीजें होती हैं, कैसे उसको सिस्टमेटिक किया जाए। समझ रहे हैं नहीं, तो ये चीजें होती है ना। तो आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं, बाकी की बातें हम करेंगे किसी और दिन। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर क्लासेस 2-4 दिन बंद रहे तो आप लोग चिंता मत करिएगा, मैं 2-3 दिन में ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आप मत सोचिएगा कि मैं कहीं चला गया हूँ, हाँ बस कुछ काम के लिए मैं अभी जा रहा हूँ कहीं, तो फिर उसके बाद सारी चीजें चलेंगी। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।